हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बड़े ही अच्छे हो और आप लोगों की बड़ी ही प्यारी सी दिवाली की तैयारी चल रही हो। मैं भी अभी दिवाली की शॉपिंग करके ही आ रही हूँ और आते ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए आप लोगों के लिए। तो मैं भी दिवाली के लिए सारी तैयारी तो कर रही हूँ, पर मुझे जो पढ़ाना है आप लोगों को लिए उसके लिए भी मैं पूरी तैयारी में हूँ। तो आप लोग भी दिवाली की तैयारी तो करोगे, लेकिन जो हमारा दिसंबर अटेम्प्ट आ रहा है उसके लिए भी तैयारी आप लोग को करनी ही करनी है। गाइस, हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ रहे थे दैट इज लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट जो है उसका हमने पार्ट 1 कर लिया है और पार्ट 2 हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में मैंने कुछ स्पेशल आप लोग को डेफिनेशन बताई कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट जो है वो क्यों आया, क्या रीज़न था और किस लिए ये एक्ट आया, क्या क्या मतलब ये मेजर करता है। फिर कुछ हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी थी। आज हम लोग कुछ अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है इस चैप्टर का, लेकिन हमें पढ़ना तो सब कुछ है, छोड़ना तो कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। प्री पैक कमोडिटी। व्हाट इज प्री पैक कमोडिटी? प्री पैक कमोडिटी का मतलब होता है वो कमोडिटी जो कंज्यूमर के सामने पैक्ड नहीं हुई हो, वो कमोडिटी जो कंज्यूमर के सामने पैक्ड नहीं हो, दैट इज अ प्री पैक कमोडिटी। गाइस, आप लोग चिप्स खाते हैं, आप लोग वेफर लेते हो, आप लोग पिज़्ज़ा तो नहीं, पेप्सी वगैरह लेते हो, या फिर हम लोग आजकल प्री पैक ग्रॉसरी भी लेते हैं। तो वो कमोडिटी जो कंज्यूमर के सामने पैक नहीं हुई, दैट इज अ प्री पैक कमोडिटी। तो एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। प्री पैक कमोडिटी एज टू मीन अ कमोडिटी without the purchaser being present is placed in a package। परचेजर के सामने नहीं, परचेजर के पीछे पीछे उसको पैकेट में रखा गया ऑफ वट एवर नेचर, वेदर सील्ड और नॉट। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सील्ड ही होगी तभी प्री पैक मानी जाएगी। सो दैट द प्रोडक्ट कंटेन देयर इन द प्री डिटरमाइंड क्वालिटी। तो ताकि देखो, प्री पैक कमोडिटी होती है लाइक आज मैं कोई चीज़ का पैकेट लेकर आई, उस चीज़ के पैकेट पे लिखा हुआ है 100 ग्राम्स, तो वो 100 ग्राम्स होना चाहिए। वो कौन सर्टिफाई करेगा? ये वाला एक्ट सर्टिफाई करेगा कि 100 ग्राम्स लिखा हुआ है तो 100 ग्राम्स होना चाहिए। तो प्री पैक कमोडिटी वो कमोडिटी होती है जो कंज्यूमर के सामने पैक्ड नहीं होती, उससे पीछे से पैक्ड होती है। और इसमें कुछ स्पेसिफिकली चीज़ें लिखी होती है कि ये सील्ड है कि नहीं है, और इस पर प्राइस लिखी होती है, एमआरपी हो गया, लाइक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डेट ऑफ एक्सपायरी हो गया, सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पैकेट्स। तो कौन कौन से पैकेट्स हमारे यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहला होता है प्राइमरी पैकेजिंग। क्या होता है प्राइमरी पैकेजिंग? जो चीज़ कंज्यूमर यूज करता है, जो चीज़ कंज्यूमर डायरेक्ट यूज कर रहा है, दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग। नेक्स्ट होलसेल पैकेजिंग। इसमें क्या होता है कि बड़ा पैकेट में छोटे छोटे पैकेट आते हैं, लाइक मैगी का एक छोटा पैकेट है, तो मैगी का एक छोटा पैकेट है, दैट इज अ प्राइमरी पैकेट। लेकिन एक बड़ा पैकेट आ गया, बड़ा बास्केट टाइप का आ गया, और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे पैकेट है, दैट इज होलसेल पैकेजिंग। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, इंपोर्ट पैकेजिंग, एक्सपोर्ट पैकेजिंग। तो हम एक एक को आराम से पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी पैकेजिंग। ये दवाइयाँ देख रहे हो, दवाइयों को डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, तो इसके पीछे सब कुछ लिखा होता है कि किस कंपनी ने बनाई है, इसकी क्या एमआरपी है, क्या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, क्या डेट ऑफ एक्सपायरी है, वो सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो पढ़ते हैं एक बार लैंग्वेज। ऑल्सो नोन एज रिटेल पैकेजिंग, इसको रिटेल पैकेजिंग भी बोला जाता है। आगे देखते हैं। अवेलेबल फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर मतलब जो लास्ट एंड पे कंज्यूमर्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं। इंक्लूडिंग इंपोर्ट पैकेजिंग। देखो, अगर बाहर से भी हम कोई चीज़ मंगा रहे हैं, दैट इज इंपोर्ट। और इंपोर्ट कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। इंपोर्ट कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। अब एक्सपोर्ट क्या होता है? इंडिया से कोई चीज़ बाहर जा रही है, दैट इज एक्सपोर्ट। इंडिया में कोई चीज़ आ रही है, दैट इज इंपोर्ट। तो इंपोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए मैम। इंपोर्ट होगा तो हमारा फॉरेन करेंसी बाहर जाएगा, और हमें इंपोर्ट कम करना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए। तो अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट भी कर रहे हो तो इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से उसमें सब कुछ लिखा होना चाहिए, दैट इज एमआरपी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी। तो इंपोर्ट पैकेजिंग भी रिटेल पैकेजिंग के कवर्ड में आती है और उसको प्राइमरी पैकेजिंग भी बोला जाता है। आगे देखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखो, आप लोग देखते हो पार्ले जी का बिस्किट होता है, तो पार्ले जी का बिस्किट एक पैकेट में होता है लाइक 100 ग्राम्स,
फिर 200 ग्राम, फिर 300 ग्राम्स। ऐसा क्यों नहीं होता कि 150 ग्राम्स, ऐसा क्यों नहीं होता 170 ग्राम? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी में ही आप लोग को पैक्ड करना पड़ेगा। और वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहाँ लिखी है? एज पर स्केड्यूल सेकंड। कहाँ लिखी है? एज पर स्केड्यूल सेकंड, ठीक है। अच्छा, अगर स्केड्यूल सेकंड में नहीं लिखा हो तो कोई चीज़, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं आ गई इंडिया में, अब वो स्केड्यूल 2 में नहीं है, तो आप वो किसी भी क्वांटिटी में पैक कर सकते हो। तो वापस सुनो, इसको पैक करने के लिए जो क्वांटिटी होती है वो एज पर द स्केड्यूल सेकंड होती है। लेकिन अगर एज पर द स्केड्यूल नहीं लिखा हो तो आप कोई भी क्वांटिटी में इसको पैक्ड कर सकते हो। इफ नॉट मेंशन स्केड्यूल सेकंड देन इन एनी क्वांटिटी, आप किसी भी क्वांटिटी में उसको पैक कर सकते हो। इट कंटेन ऑल स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, तो सारे के सारे स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन आप लोग को देने पड़ेंगे। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन क्या होते हैं? थोड़ी देर रुको, ये मैं आप लोग को थोड़ी देर में बताऊंगी। और थोड़ी देर का मतलब ये हम दोनों का राज है, राज, ठीक है। तो वापस एक बार पढ़ लेते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है? ऑल्सो नोन एज रिटेल पैकेजिंग, अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर इंक्लूडिंग इम्पोर्ट पैकेजिंग। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में पैक्ड होता है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का लिखी है एज पर स्केड्यूल सेकंड। और अगर स्केड्यूल सेकंड में नहीं लिखी तो एनी क्वांटिटी चलेगा, और इसमें सारे के सारे स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस होंगे। नेक्स्ट, होलसेल पैकेजिंग। आप देख रहे हो ये जूस के छोटे छोटे पैक्ड है। अब छोटे छोटे पैक के लिए एक बड़ा डब्बा कार्टून का लाया गया है ताकि वो सारा छोटे छोटे पैक उसमें आ जाए। तो क्या होता है? नॉट अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर। आपने देखा होगा जैसे मैगी है, तो मैगी का छोटे छोटे पैक्ड होते हैं, लेकिन एक बड़ा पैक्ड आता है जो कि कार्टून आता है। वो कार्टून कौन रखता है? हम अल्टीमेट कंज्यूमर्स को नहीं मिलता। मैं फैमिली पैक की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ बड़े बड़े कार्टून्स की। तो वो कार्टून हम अल्टीमेट कंज्यूमर्स हम नहीं रखते। कौन रखता है? होलसेलर्स रखता है या रिटेलर्स रखते हैं। तो ये अवेलेबल नहीं होता अल्टीमेट कंज्यूमर्स के लिए। डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस में एमआरपी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, ऐसा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बट इन अ रिटेल पैकेजिंग रिक्वायर ऑल द स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, लेकिन इसके अंदर जो छोटे छोटे रिटेल पैकेजिंग है उसमें सारी डिक्लेरेशन होने चाहिए। मे बी पैक्ड इन एनी क्वांटिटी, जबकि वहाँ क्या लिखा था कि आपको एज पर द स्केड्यूल सेकंड के हिसाब से पैक करना है, और स्केड्यूल सेकंड नहीं है तो एनी क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे बोला है कोई स्केड्यूल नहीं है, आप किसी भी क्वांटिटी में पैक कर सकते हो। तो एक बार मेरे साथ वापस बताओ। नॉट अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर। दूसरा, डज नॉट रिक्वायर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। थर्ड, इनर पैकेज में सारी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होनी चाहिए। और मे बी पैक्ड इन एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी में पैक्ड हो सकता है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग। व्हाट इज इंडस्ट्रियल पैकेजिंग? अच्छा, आप लोग कभी बाहर जाते हो, गोवा जाते हो, कभी बाहर जाते हो तो कहाँ रुकते हो? होटल्स में रुकते हो। कभी बाहर जाते हो तो होटल्स में रुकते हो। तो होटल में जब आप लोग रूम लेते हो तो उस रूम में आपको छोटा सा शावर जेल मिलता है, शैम्पू मिलता है, कंडीशनर मिलता है, टूथपेस्ट मिलता है। वो उस होटल के पर्टिकुलरली स्पेसिफिक नाम से होता है, तो उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग। आप रूम का पेमेंट करते हो, आप उन चीज़ों का पेमेंट नहीं करते हो, वो चीज़ें आपको फ्री मिलती है। आप हमेशा सिर्फ रूम का पेमेंट करते हो, उन चीज़ों का पेमेंट नहीं करते हो। और जब उन चीज़ों का पेमेंट नहीं करते हो तो वो सेल नहीं हो रही है, और जब वो सेल नहीं हो रही है तो उसमें स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है, और वो चीज़ें आपको उस होटल के बाहर मिलेगी भी नहीं। सेल डायरेक्टली और टू इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन, ये पर्टिकुलर होटल्स इंस्टीट्यूशंस के लिए होती है फॉर देयर ओन कंजप्शन। तो सेल डायरेक्टली टू इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशनल फॉर देयर ओन कंजप्शन। डज नॉट सेल टू कंज्यूमर, ये कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल नहीं होती, तो इसमें स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देने की भी जरूरत नहीं होती। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? रिटेल पैकेजिंग, जिसको प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं। दूसरा होलसेल पैकेजिंग मतलब बल्क वाला। उसके बाद इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, देन एक्सपोर्ट पैकेजिंग। एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया से गुड्स बाहर जा रहा है, दैट इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल मैम होना चाहिए। एक्सपोर्ट तो अच्छा है। अगर एक्सपोर्ट होना चाहिए तो एक्सपोर्ट का सामान कहाँ यूज होगा? बाहर यूज होगा। और बाहर से हमारे पास क्या आएंगे? फॉरेन करेंसी। तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस कम करो ना।
इसमें रेस्ट्रिक्शंस कम करो ना। तो पहला पॉइंट, डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। आपको इंपोर्ट कराने के लिए, सामान को इंपोर्ट कराने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं इंपोर्ट कम हो, हम चाहते हैं इंपोर्ट कम हो। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी आए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी आए। अच्छा, एक बात बताओ, इंडिया से सामान बाहर जाएगा, इंडिया से सामान बाहर जाएगा तो यूज कौन करेगा? इंडियन कंज्यूमर्स या बाहर वाले? इंडियन कंज्यूमर्स या बाहर वाले? तो बाहर वाले यूज होंगे। अगर बाहर वाले कंज्यूमर्स उसको यूज कर रहे हैं तो हम क्यों उसमें फत्ते में टांग लगा रहे हैं? हमारा एक्ट तो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए है ना, हमारी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन तो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए है ना, तो इनके लिए थोड़ी है। तो नॉट रिक्वायर एनी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन इफ एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट। इफ एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट, एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट का मतलब होता है अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हो, पूरा का पूरा सिर्फ चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको कोई भी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देने की जरूरत भी नहीं है। कैन नॉट बी सोल्ड इन इंडिया, आप उसको इंडिया में नहीं बेच सकते अनलेस रीपैक टू कंफर्म कमोडिटी रूल्स। दोबारा वो इंडिया में आएगा और उसको रीपैक किया जाएगा और कमोडिटी रूल्स के हिसाब से करा जाएगा। मतलब मान लो कोई चीज़ डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको कोई भी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आपको इंडिया में यूज़ होगी तो आपको दोबारा क्या करनी पड़ेगी? स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, चाहे भले ही उसकी दोबारा रीपैकिंग नहीं हो। ठीक है, तो दोबारा रीपैकिंग भी होगी तो करानी पड़ेगी। वापस देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, नॉट रिक्वायर एनी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन इफ एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट, अगर आप चीज़ों को सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कोई भी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कैन नॉट बी सोल्ड इन इंडिया, उसको इंडिया में दोबारा मत बेचो अनलेस रीपैक टू कमोडिटी रूल्स, तो आपको कमोडिटी रूल्स के हिसाब से आपको दोबारा रीपैक कराना पड़ेगा, फिर इंडिया में बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंपोर्ट पैकेजिंग। देखो, बाहर से हम लोग चॉकलेट्स मंगाते हैं, बाहर से हम लोग ड्राई फ्रूट मंगाते हैं, तो ये जो चॉकलेट्स बाहर के आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, कुकीज आ रही है, वो कैसे? तो पहला, इंपोर्ट पैकेजिंग। हम चाहते हैं क्या इंपोर्ट हो? हम चाहेंगे क्या इंपोर्ट हो? हम तो चाहेंगे कम से कम इंपोर्ट हो। तो पढ़ते एक बार लैंग्वेज, डू रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, डू रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। हम चाहते हैं इंपोर्ट कम हो, हम चाहते हैं इंपोर्ट कम हो, तो हम चाहेंगे कि सामने वाला बंदा क्या ले? रजिस्ट्रेशन ले। सामने वाला बंदा क्या ले? रजिस्ट्रेशन ले, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से क्या होगा? इंपोर्ट लोग कम करेंगे, फॉर्मेलिटीज ज्यादा होगी तो लोग इंपोर्ट करना कम करेंगे। इंपोर्ट पैकेजिंग विल हैव टू फॉलो ऑल द प्रोविजन ऑफ पैक कमोडिटी रूल्स, क्योंकि इंपोर्ट कमोडिटी इंडिया में यूज होगी, इंपोर्ट कमोडिटी इंडिया में यूज होगी, और इंडिया में यूज होगी तो इंडिया पे ये एक्ट अप्लाई होता है, तो इंडिया पे ये एक्ट अप्लाई होता है, तो वहाँ पे ये अपन को दोबारा इसमें सारी डिक्लेरेशंस देनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। इट रिक्वायर ऑल स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, आपको सारी की सारी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस भी देनी पड़ेगी। इफ नेसेसरी सच पैकेज मस्ट बी रीपैक्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन। मान लो इंडिया से बाहर कोई गुड्स आ रहा है, इंडिया से बाहर कोई चिप्स आ रही है इंडिया से बाहर से, तो अब क्या हो रहा है? उसकी इंडियन कमोडिटीज के हिसाब से एमआरपी नहीं लिखी हुई, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखी हुई, डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं लिखी हुई, तो उसको दोबारा रीपैक करो फिर इंडिया में बेचना। तो पहला पॉइंट, इंपोर्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरा, इंपोर्ट में सारी डिक्लेरेशंस होनी चाहिए कमोडिटी रूल्स के हिसाब से, और अगर नहीं है तो उसको खोलो, दोबारा रीपैक करो और फिर डिक्लेरेशंस दो। क्लियर? एक होता है डिसेप्टिव पैकेजिंग। ये मुझे बहुत बुरी लगती है। आपने लेस का पैकेट देखा होगा, आपने लेस का पैकेट देखा होगा, इतना बड़ा लेस का पैकेट होता है, इतना बड़ा लेस का पैकेट होता है। देखो, मेन 5 टाइप की पैकेजिंग थी जो मैंने आपको करा ली, प्राइमरी, होलसेल, इंडस्ट्रियल, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, अब सुनो डिसेप्टिव पैकेजिंग क्या होती है। गाइस, लेस का इतना बड़ा पैकेट आता है, लेस का इतना बड़ा पैकेट आता है, लेकिन उसमें निकलती इत्तू सी है, इत्तू सी निकलती है, दिल ही टूट जाता है मेरा। जब मैं लेस खाने बैठती हूँ तो इतना बड़ा पैकेट होता है लेकिन निकलती इतनी सी है तो मेरा दिल ही टूट जाता है। दैट इज डिसेप्टिव पैकेजिंग, दैट इज डिसेप्टिव पैकेजिंग। जो दिखती तो बड़ी है लेकिन होती कम है, कंज्यूमर को पागल बनाया जा रहा है। दिखता तो इतना बड़ा लेस का पैकेट है लेकिन उसमें होती इतनी सी है। और लेस वालों के ऊपर केस हुआ तो लेस वालों ने बोला कि अगर हम लेस को अच्छे से पैक नहीं करेंगे, उसमें हवा नहीं डालेंगे तो लेस की जो चिप्स होती है, लेस की जो चिप्स होती है वो टूट जाएगी, और उसको टूटने से बचाने से के लिए हम क्या करते हैं? उसको ढंग से पैक करते हैं। क्लियर? अब सुनना,
डिसेप्टिव पैकेजिंग में क्या होता है, जनरली ये पैकेजिंग गलत है, लेकिन अगर प्रोडक्ट को बचाना है, अगर प्रोडक्ट को सेफ रखना है तो आप उसको पैक कर सकते हो, या फिर हो सकता है कई बार मशीन पैकेजिंग ही ऐसे करती है, कई बार मशीन पैकेजिंग ही ऐसे करती है। तो एक बार पढ़ते हैं ये रिलेज। It means a package which is designed to give misleading impression. लेस को इतना बड़ा पैकेट लेकिन इतना सा misleading impression to the consumer. Reliability as the quantity of the commodity contained rule. Commodity हमको दिखती तो इतनी है लेकिन होती इतनी है, दिखती तो इतनी है होती इतनी है। तो it means a package which is designed to give misleading impression to the consumer. Reliability as to qualities of commodity contained therein. हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, नेक्स्ट पॉइंट। However, the bigger dimensions are necessary for giving protection to the commodity and for meeting the requirement of the machine used for filling such package. तो ये bigger dimension क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्या करना है इसकी, कई बार क्या होता है कि जैसे लेस है, अब लेस को अगर हम लोग बड़े पैकेट में नहीं करेंगे पैक तो क्या हो जाएगा कि लेस के सारे जो चिप्स हैं वो चूरा हो जाएगा। तो बिगर डायमेंशन नेसेसरी है ताकि हम लोग प्रोटेक्शन दे सके, और कई बार मशीन्स ऐसी होती है कि वो बड़ा ही पैकेजिंग करती है, तो मशीन की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें बड़ी पैकिंग करनी पड़ती है। अब इतने देर से स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, व्हाट इज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन? मैम बताओ तो सही कि क्या होती है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। तो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का मतलब होता है कॉन्स्पिशियस डिक्लेरेशन। क्या होता है? कॉन्स्पिशियस डिक्लेरेशन। कॉन्स्पिशियस डिक्लेरेशन मतलब, कॉन्स्पिशियस डिक्लेरेशन का मतलब होता है अपनी आंखों से दिखे। ऐसा नहीं है कि आप माइक्रोस्कोप लेके देख रहे हो, ओहो ये है या ये नहीं है, तो आपकी आंखों से आराम से दिखना चाहिए। तो इसमें क्या क्या लिखा हो सकता है? कॉमन एंड जेनरिक नेम। कॉमन एंड जेनरिक नेम क्या होता है? लाइक देखो ये मैगी है, तो मैगी नेस्ले की कंपनी का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है। वैसे ये है तो नूडल्स ना, तो क्या मैगी पे देखो नूडल्स लिखा हुआ है क्या? ये देखो बिल्कुल नूडल्स लिखा हुआ आप लोग को मिल जाएगा। दैट इज कॉमन एंड जेनरिक नेम। लाइक पार्ले जी है तो पार्ले जी पे बिस्किट लिखा होना चाहिए, दैट इज कॉमन एंड जेनरिक नेम, कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या। आगे देखते हैं। एमआरपी आप लोग जानते हो, उसकी प्राइस हो गई। नेक्स्ट डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी। थर्ड फोर्थ साइज का मतलब होता है कई चीज़ों में साइज ज़रूरी होती है। लाइक कपड़े हैं तो कपड़ों में एक्स, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, मीडियम साइज, स्मॉल साइज, वो सब चलता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड पैकर इफ नीडेड। तो मैन्युफैक्चरर का एड्रेस लिखो, और अगर मैन्युफैक्चरर ही पैकर है तो सेम एड्रेस आ जाएगा, लेकिन अगर पैकर अलग है मैन्युफैक्चरर अलग है तो वहाँ पे एड्रेस अलग अलग आ जाएगा। तो कई प्रोडक्ट को बनाता कोई और है, पैक कोई और करता है, तो दोनों का एड्रेस आएगा। नेट क्वांटिटी या फिर नंबर ऑफ आइटम्स। कई चीज़ों पे नेट क्वांटिटी होती है कि 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, या फिर नंबर ऑफ आइटम जैसे कि 10 चॉकलेट है, 15 चॉकलेट है, वो सब कुछ। ठीक है, तो एक बार वापस देखते हैं। कॉन्स्पिशियस डिक्लेरेशन का मतलब होता है आंखों से दिखना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आ गया? कॉमन एंड जेनरिक नेम मतलब उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, एमआरपी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी, साइज अगर जरूरी है तो, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, पैकर इफ नीडेड, और नेट क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ आइटम्स। ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये सारी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन है। देखो ये रहा प्रोडक्ट का नेम, ये प्रोडक्ट का नेम क्या है? NKG शैम्पू डेली यूज। जेनरिक नेम क्या है उसका? शैम्पू। नेट क्वांटिटी आप देखो 250 ml लिखी हुई है, 250 ml। मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट, कब इंपोर्ट की थी, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यूज बिफोर मतलब एक्सपायरी आ गया। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो सब कुछ लिख दिया, कंट्री का नाम लिख दिया कि कहाँ बनी है, मैन्युफैक्चर किसने बनाया है वो सब कुछ लिख दिया, और एमआरपी भी लिखी हुई है। तो ये सब कुछ होता है आपके स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन जो कि कॉन्स्पिशियस होने चाहिए। आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर इंपोर्ट ऑफ वेट एंड मेजर। अगर हम कोई वेट एंड मेजर बाहर से मंगा रहे हैं, लाइक पेट्रोल को जो फिल करने की मशीन है हमारे इंडिया में, वो इंडिया में जो मशीन है वो ऑटोमेटिक नहीं है। अब इंडिया में मान लो वो चलत आ रहा है कि ऑटोमेटिक मशीन लानी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले बाहर से इंपोर्ट कराएंगे। इंडिया में बनती क्या है? कॉपी बनती है। तो आप लोगों ने पहले बाहर से इंपोर्ट कराया, अब इंपोर्ट कराने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अगर कोई भी वेट एंड मेजर अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो,
बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो उसको लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। No person shall import any weight or measure unless he is registered with the director in such a manner or payment of such fee as may be prescribed. तो no person shall import नहीं कर सकता कोई भी weight and measure unless he is registered, उसको registered होना पड़ेगा with the director in such a manner और payment of such fee as may be prescribed, जो भी लिखी होगी। तो गाइस यहाँ तक आज के लिए रखते हैं और यहाँ तक आज के लिए रख लेते हैं। और अगर आप लोगों को सब कुछ अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिवाली आ रही है लेकिन अपनी पढ़ाई वेस्ट नहीं करनी है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। दिसंबर अटैम्प में हमें क्लियर करना है, वरना हमारा जो CS है ना वो हमारा डीजे बजा देगा, जून दिसंबर कर देगा वो। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी अच्छी से तैयारी करें। चलो बाय, थैंक यू।